चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास है बाइंडिंग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको हम EBN से रिप्रेजेंट करते हैं। EB क्या था आपके पास? EB था न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आज हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। EBN इक्वल टू होता है EB अपॉन में मास नंबर। EB क्या था? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो EBN इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में A। ये एक एवरेज एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू रिलीज द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। कितनी एवरेज एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर था उसको रिलीज करना, बाहर निकाल दिया जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये बताता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या बताएगा? इट इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मतलब अगर दो या दो से ज्यादा आपके पास न्यूक्लियस गिवन है डिफरेंट एटम्स के, और पूछा जाए इसमें से सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, तो सीधी सी बात, अभी आप एक कर्व पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होंगी वो कम स्टेबल होगा। ठीक है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा वो कम स्टेबल होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इस ग्राफ को देखते हैं, लिखा हुआ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ इस ग्राफ को पढ़ेंगे। पहले ग्राफ क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं कि आपको दूर से भी दिखाई दे। ठीक है? अब यहां पर आपके पास ये जो एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और दूसरा नीचे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर। ठीक है? अब मैं आपसे बोलूंगा बहुत सारे एटम का यहां पर ये ग्राफ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और ये ग्राफ क्या कह रहा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो पहले हम सब कुछ समझाएंगे, घबराइए नहीं। पहले ये समझिए, हमने अभी क्या बताया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व ये बताएगा कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है? तो जैसे हम देखें, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स दिखाई दे रहे हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। मैं पूछूं कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप ज्यादा स्टेबल होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। फिर आगे बढ़ जाए, मैं पूछूं हीलियम और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्यों होगा? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका क्या है? ज्यादा है। ठीक है? तीसरा पूछूं मैं, लिथियम और हीलियम में कौन ज्यादा स्टेबल है? हीलियम ज्यादा स्टेबल है। क्यों है सर? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। मैं पूछ लूं हीलियम और कार्बन में कौन ज्यादा स्टेबल है? कार्बन। क्यों? क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है? आयरन। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है? आयरन। इसका मतलब आयरन मोस्ट स्टेबल है। आयरन मोस्ट स्टेबल है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है? अब इसमें कुछ बातों को हमको ध्यान देना है जो हमको पढ़ना है। पहले हम समझा लेते हैं, फिर इकट्ठा हम लोग लिखेंगे। ठीक है? मैं बोला हूं पीटूंगा, बात किए तो ध्यान सुन लो लोग, ध्यान दो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो अब इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें, फॉर ए जिसका मास नंबर 3 से कम हो, ठीक है,
उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व कैसी होगी? देखो 3 से कम का मतलब यहां नीचे देखो, ये यही तो होगी। 3 से कम का मतलब ये वाले पोर्शन, तो ये कम स्टेबल होगा क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? कम है, तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। फिर आगे चलते हैं, इंटरमीडिएट अच्छा 3 से लेके 20 तक, 3 से लेके 20 तक चला जाए तो देखो 3 से लेकर के 20 कहाँ है? 18 लगभग यहीं पर है और 20 यहीं के आसपास होगा, ठीक है। तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है क्या धीरे धीरे? इसका मतलब 3 से लेके 20 तक का एटॉमिक नंबर अगर सॉरी मास नंबर हो तो उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, लार्ज होगा। फिर चलते हैं 30 से 62 के बीच में, तो 30 कहीं इधर दिख रहा है और 62 कहीं इधर इधर दिखेगा, तो ये देखो क्या है? थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, थोड़ा सा बढ़ा रहा है। 30 यहां है और 62 कहीं यही होगा, 56 के आस पास होगा। तो ये देखो, ये तो मानो तुम्हारा ये हो जाएगा 100, ये होगा 50 और ये होगा 50 के बीच में ये 75, 75 से यही कहीं होगा 62। तो कितना बढ़ा? थोड़ा सा बढ़ा। तो देखो 30 से लेके 62 के बीच में इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, थोड़ा सा बढ़ा, बहुत आराम से बढ़ा, ठीक है। फिर आगे बढ़े 62 से बढ़ा। अगर हम 62 से आगे बढ़ते हैं तो हमेशा क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है, तो डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। समझ में आया? ये 4 ऑब्जर्वेशन आपको दिमाग में याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में ये ग्राफ भी आपको बनाने के लिए आता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बनाइए। तो याद रखना होगा हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स, जानते हो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। तो ये ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम है, ठीक है। इन दोनों आइसोटोप्स को देखा जाए उसके बाद आ जाएगा हीलियम, फिर लिथियम, फिर इस तरीके से आप बनाते चलिएगा। इस कर्व को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ नहीं याद रख रहे हैं तो आप 3-4 चीज को तो एकदम दिमाग में डाल लीजिए। पहला चीज, हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ, हीलियम पर गया, फिर जहां जहां झुक रहा है नीचे उसको याद रखिएगा जरूर। झुका कहां पर? लिथियम पर, फिर गया कार्बन पे, फिर झुका कहां पर? नाइट्रोजन पर, फिर गया ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन पे ही झुकेगा, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स। फिर आगे बढ़ा किस पे? सल्फर पे। मैक्सिमम क्या हुआ? आयरन। आयरन के बाद अगर मॉलिब्डेनम याद है तो ठीक है, नहीं तो भूल करके तुम सीधा यूरेनियम लिख सकते हो, ठीक है। याद है तो ठीक है, आयरन के बाद मॉलिब्डेनम तो याद ही हो जाता है, नहीं याद है तो डायरेक्ट आप यूरेनियम लिख सकते हो। और ये 4 आपको ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ेगा। इसके 4 ऑब्जर्वेशन के आधार पे कुछ कंक्लूजन भी बनते हैं, कुछ और बातें बनती हैं। क्या क्या बनती हैं हम लोग धीरे धीरे भी आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मोटी मोटा आपको क्या समझ में आया? मैं अगर पूछूं इस कर्व को देख करके आप बताओ बेटा कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? क्यों आयरन ज्यादा स्टेबल होगा? तो आपका आंसर सिंपल सा है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व ज्यादा है। अब मैं बोलूं एक देखिए एटम आपके पास, एक एटम गिवन है जिसका नाम है यूरेनियम, जिसका मास नंबर बहुत ज्यादा है। कितना है? 238। और मैं दूसरा बोल लूं लिथियम, जिसका मास नंबर बहुत कम है। इनमें से स्टेबल कौन ज्यादा है? क्यों ज्यादा है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका मास ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है। मास तो देखो इसका ज्यादा है और यहां पर मास इसका कम है कि नहीं? तो मास ज्यादा होने से मतलब नहीं है, मतलब किससे है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने से आपका मतलब है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा तभी वो स्टेबल होगा, मास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए पहला हेडिंग लिखिएगा, स्टार्ट करिए। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसके बारे में डिफाइन कर लीजिए। द एवरेज energy required to release the nucleon from a nucleus is called
न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये तीनों लिखिएगा, फॉर्मूला पहले लिखिए, ये वाला दोनों फॉर्मूले, फिर ये नोट लिखिएगा नीचे, फटाक से लिखिए। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, इंटरमीडिएट जो आपके पास एटम्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व क्या है? ज्यादा है। इंटरमीडिएट का मतलब जो बीच वाले हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व क्या है? ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ये कंक्लूजन नंबर 1 हो जाएगा। कंक्लूजन नंबर 2 क्या होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसका मास बहुत ज्यादा हो या जिसका मास बहुत कम हो वो स्टेबल होगा, है ना। जैसे देख लो, यूरेनियम देख लो, इसका मास बहुत ज्यादा है लेकिन वो स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू आयरन, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपके पास कंक्लूजन नंबर 2। इसके बाद 2 कंक्लूजन होंगे, एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर और एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे। तो दोनों अभी हम रिएक्शन के आधार पर समझाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग, अगला हेडिंग लिख लीजिएगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन्स फटाफट नोट करते चलिएगा पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, द इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, the intermediate nuclei have large value of binding energy per nucleon, have large value of binding energy per nucleon, so they are more stable, so they are more stable, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon, the binding energy per nucleon has a low value, for both light and heavy nuclei, for both light and heavy nuclei, so they are unstable, so they are unstable, ठीक है। थर्ड पॉइंट समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। थर्ड पॉइंट समझिएगा, पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे भी, रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब होता है बेटा, जब 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाएगा विद द रिलीज ऑफ क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूज करने का मतलब होता है जुड़ना, है ना। जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा बाइनरी फ्यूजन, फ्यूज होता था वो अमीबा, फ्यूज होकर के बड़ा अमीबा बन जाता था ना, तो बाइनरी फ्यूजन। तो उसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, 2 लाइटर न्यूक्लियाई, जैसे मैं बोलूं 1H2, एक हाइड्रोजन है एक और हाइड्रोजन है, दोनों कंबाइन हुए, इन्होंने फॉर्म किया क्या, 2He3 मान लेते हैं। ये एक हीलियम का एक आइसोटोप है, एक्चुअली होता है 2He4, लेकिन हम मान लेते हैं 2He3, 0N1 एक न्यूट्रॉन प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब 2 हाइड्रोजन कंबाइन होते, हीलियम का फॉर्मेशन हुआ। ये आपके पास जो रिएक्शन होता है, शायद इसी रिएक्शन के वजह से सन बना हुआ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सूर्य बना हुआ है इसी के कारण बना हुआ है। इसकी कहानी हम सुनाएंगे आगे क्लास में जब फ्यूजन पढ़ेंगे तब। फिलहाल अभी हम लोग ये देखते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। इधर हो गया आपके पास रिएक्टेंट और इधर हो गया आपके पास प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में, तो इधर है हाइड्रोजन और इधर है हीलियम। बताओ बेटा इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है, हाइड्रोजन के हीलियम?
हीलियम ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब यहां पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा? प्रोडक्ट ना। सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। फ्यूजन में, फ्यूजन में जस्ट इसका उल्टा होगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर फ्यूजन समझ में आया तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद फ्यूजन भी समझा देते हैं। फटाक से लिखिए इसके बारे में। पॉइंट नंबर 3, when two very light nuclei ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा A is less than 10, combines to form a relatively heavy nucleus, combines to form a relatively heavy nucleus, then the binding energy per nucleons of a heavy nucleus becomes more than the lighter nuclei, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, that is product is more stable than reactant, ब्रैकेट बंद। इन अदर वर्ड, इसी में लिख लीजिएगा, इन अदर वर्ड द न्यूक्लियॉन्स ऑफ fused heavy nucleus are tightly bound thus energy is released in this process, This process is known as nuclear fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया बेटा। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, आप लोग बताएंगे कौन ज्यादा स्टेबल है। सब लोग ध्यान देंगे, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। ये बेटा बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझ में आ जाएगा। फिजन में क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा न्यूक्लियाई होगा, इसको एक न्यूट्रॉन से हिट कराएंगे, 1 2 3 जो भी न्यूट्रॉन हो हिट कराएंगे, और ये क्या टूटेगा, 2 लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाएगा विद द रिलीज ऑफ Q अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिजन मतलब तोड़ना, है ना। मतलब एक हैवी न्यूक्लियस रहेगा, वो 2 लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये है यूरेनियम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 92-235। इसको एक न्यूट्रॉन से हिट कराया गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके पास रिएक्शन है, याद रखिएगा। ये 2 पार्ट्स में टूटेंगे, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में। बेरियम और क्रिप्टॉन ये होता है 56-141, और क्रिप्टॉन जो होगा वो होगा 36-92, प्लस 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, 3 1 and 0, प्लस Q अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। अब थोड़ा ध्यान समझो। अब मैं इसमें आपको चलता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व की तरफ। अब देखना चाहता हूं कौन ज्यादा स्टेबल है। इधर हो गया आपके पास रिएक्टेंट, और इधर हो जाएगा आपके पास
प्रोडक्ट। कर्व को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो किसके बारे में, यूरेनियम के बारे में देखते हैं। यूरेनियम कहां मिल रहा है बेटा, प्लीज कोई बच्चा बात नहीं करेगा। यूरेनियम यहां कहीं मिल रहा है, इस लाइन पे मिल रहा है, तो ध्यान देंगे। और फिर आगे आते हैं हम लोग, चाहे हम बेरियम की बात कर लें या क्रिप्टॉन की बात कर लें। बेरियम का एटॉमिक मतलब मास नंबर कितना है, 141 और 92। देखते हैं कहां पड़ेगा 141 और 92। आ जाते हैं, 141 यहां कहीं होगा 150 के आसपास, है ना, और 92 कहां होगा 100 के आसपास। ये देखो, अब मुझे बताओ यूरेनियम ज्यादा स्टेबल है कि क्रिप्टॉन और ये दोनों, क्रिप्टॉन और बेरियम? क्यों? क्योंकि उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, ज्यादा है। अब इस रिएक्शन में कौन ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट। क्यों स्टेबल ज्यादा दिखाई दे रहा है भाई साहब? क्योंकि इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। समझ में आ गया? चलो लिख लो इसके बारे में। सेम हो गए तो होने दो, क्या दिक्कत है। हाँ नहीं, लिखो 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 पहले इसके बारे में। किसका फिगर? हाँ थर्ड के वाले में भी लिखवाएंगे, पहले लिख लो, उसके बाद ये रिएक्शन लिखना होगा। अरे लिखो स्टेटमेंट, थर्ड पॉइंट। व्हेन, अरे फोर्थ पॉइंट, व्हेन a heavy nucleus, when a heavy nucleus is split into, when a heavy nucleus is split into two lighter nuclei, then the binding energy per nucleon, of lighter nuclei is more, than the original heavy nucleus, full stop. It means the nucleons of lighter nuclei are tightly bound, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, that is more stable, ब्रैकेट बंद। Thus the energy is released in this process, and this process is called nuclear fission reaction. इसका मतलब चाहे फ्यूजन हो या फिजन, स्टेबल कौन है, लाइटर वाला ही, लाइटर न्यूक्लियाई क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। फटाक से नोट कर लो इसका रिएक्शन।